इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया था कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। तो इसका जो लेक्चर 4 में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, उसका विवरण पढ़ा, और तरंग की जो फ्रिंज बनती हैं, जो दीप्त और अदीप्त लाइनें बनती हैं प्रकाश की, उनकी चौड़ाई के लिए सब सूत्र हम लोगों ने निकाला था। ये 2 स्लिट थी जिनसे प्रकाश चल करके और जा करके पर्दे पड़ता है। स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी d है, और जो फ्रिंज की चौड़ाई है, मान लिया ये दीप्त फ्रिंज है या दीप्त फ्रिंजिस के बीच में अगर दीप्त फ्रिंज है तो इसके बीच से इसके बीच तक के बीच की जो दूरी होती है उससे हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और इस फ्रिंज की चौड़ाई का ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है इसको कहते हैं रेखीय चौड़ाई। ये जो रेखीय चौड़ाई है ये बराबर होती है लैम्डा d/t, जहाँ लैम्डा वो तरंग लंबाई है जिसका प्रयोग हम इसमें करते हैं, और ये जो कैपिटल D है ये इस स्लिट से या जो हमारा रेखा छिद्र है इससे यहाँ तक की पर्दे तक की दूरी है। इसको दूसरे हिसाब से भी इसकी हम चौड़ाई नापते हैं जिसको कहते हैं कोणीय चौड़ाई। इसके मध्य बिंदु पर जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितना कोण बनाती है, इसे हम कहते हैं कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई स्पष्ट है कि ये चौड़ाई बीटा हुई, यहाँ से यहाँ तक दूरी d हुई, तो जो कोणीय चौड़ाई थीटा है ये बराबर हो गई β/d। और इससे आप देखें β/d बराबर λ/d। तो कोणीय चौड़ाई को β/d या λ/d से भी हम दिखाते हैं। ये तो हो गया चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई के बारे में। अब जो हमारा दूसरी प्रयोग है यदि उसमें हम जो हमारी 2 रेखा छिद्रों से तरंगें जा रही हैं उसमें किसी भी तरंग के सामने अगर हम कोई पारदर्शी पट्टी रख दें तो ये जो हमारा पैटर्न है पूरा का पूरा दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त फ्रिंज का जो पैटर्न है ये पूरा का पूरा खिसक जाता है, विस्थापित हो जाता है। जिस तरफ हम पट्टी रखेंगे, अगर इसके सामने पट्टी रखेंगे तो ऊपर को खिसक जाएगा, अगर इसकी तरंग के सामने रखेंगे तो नीचे को खिसक जाएगा। कितना उसका विस्थापन होगा हम लोगों को उसी को ज्ञात करना है। अब हमने ये मान लिया कि ये एक स्लिट हमारा ये है और एक स्लिट S है, ये S1 है, S2 है, ये पर्दा है, और पर्दे की ये किसी भी बिंदु पर P है, और इसी P बिंदु पर दोनों तरंगें आती हैं। एक तरंग आ रही है और एक तरंग यहाँ से आ रही है। ये इसके बीच की जो दूरी है ये d है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कैपिटल D है। अब ये 2 तरंगें वहाँ पहुँच रही हैं, S1P और S2P, इनका ये पथांतर है S2R या S2M। S2M पथांतर है, और ये S2M पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इसमें से किसी के बराबर होगा तो वहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। और अगर ये λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 इस सब के बराबर होगा तो वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज यानी काली फ्रिंज बनेगी, यानी अंधेरा हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें से किसी भी एक तरंग के सामने हमने एक कांच की पट्टी रख दी। हमने मान लिया कि इस तरंग के सामने हमने एक T मोटाई की कांच की पट्टी रख दी। इस कांच की पट्टी की मोटाई T है। जो कांच की पट्टी रखी उसकी मोटाई T। कांच की पट्टी की मोटाई T, और इसका जो अपवर्तनांक है वो म्यू है। निश्चित है कि इस पट्टी के अंदर जब प्रकाश पहुंचेगा तो उसकी चाल घट जाएगी। तो
वायु में जो तरंग की दूरी होगी, और इसलिए पट्टी रखने पर पथांतर, पट्टी रखने पर पथ की प्रकाशिक लंबाई पट्टी रखने पर पथ की प्रकाशिक लंबाई कुल कितनी हो जाएगी? अब आप ध्यान से देखिए, S1P तो पूरी दूरी थी, उसमें T पट्टी रख दी तो T तो घट गया, तो वायु में जो लंबाई है वो S1P माइनस T है, और जो T मोटाई है वो T मोटाई इस अपवर्तनांक में है, इसलिए वहाँ पर जो प्रकाशिक दूरी होगी, जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी के तुल्य दूरी आएगी, वो आएगी म्यू टी। तो अब प्रकाशिक लंबाई पूरी हो जाएगी S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। ये पूरी ये प्रकाशिक लंबाई है पहली तरंग की। तो पट्टी रखने पर प्रथम तरंग की प्रकाशिक लंबाई और द्वितीय तरंग वो S2P है, दूसरी तरंग S2P है, इसलिए P पर पथांतर, P पर पथांतर कितना होगा? पथांतर बराबर होगा दोनों तरंगों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर, इसमें से इसको घटाया, S2P माइनस S1P माइनस T प्लस म्यू टी। S2P माइनस S1P माइनस प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। प्लस टी हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा। अगर इसके पहले हम माइनस ले लें तो यह हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। S2P माइनस S1P जब पट्टी नहीं रखी थी, पट्टी के अनुपस्थिति में ये पथांतर था, पट्टी के अनुपस्थिति में पथांतर था, और ये बराबर था S2P माइनस S1P। ये पथांतर बराबर है यमुई फ्रिंज के लिए XM D/D, यानी ये यमुई फ्रिंज के पथांतर की दूरी है। यमुई फ्रिंज की दूरी D/D, ये इसका मान है। ये पहले जब पट्टी नहीं थी उस समय इसका इतना ही मान आता है, हम लोगों ने इसको निकाला हुआ है। ये यमुई फ्रिंज की मूल फ्रिंज से दूरी है, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है।
माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। डेप्थ फ्रिंज के लिए शर्त है यह बराबर यम लैम्डा डेप्थ फ्रिंज के लिए। इस सब का मान वहां पर डेप्थ फ्रिंज हो, इसका मान यम लैम्डा होना चाहिए, और इसीलिए यक्स यम पट्टी रखने के बाद यमुई फ्रिंज की दूरी, इसलिए यक्स यम डी अपान डी इज इक्वल टू यम लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और इसलिए यम वी फ्रिंज की दूरी, पट्टी रखने पर यम वी फ्रिंज की दूरी कितनी हो जाएगी, यक्स यम, ये डी अपान डी उधर चला जाएगा, तो यम लैम्डा डी अपान डी प्लस म्यू माइनस 1 टी और डी अपान डी। ये यमुई फ्रिंज की दूरी उस समय है जब टी मोटाई की पट्टी हमने S2 S1 P के रास्ते में रखी, उस समय ये केंद्रीय फ्रिंज से यमुई फ्रिंज की दूरी है। यदि पट्टी ना होती तो यमुई फ्रिंज की दूरी, पट्टी के ना रहने पर इसको यहां कर देते हैं, डेप्थ फ्रिंज के लिए P पर पथांतर यम लैम्डा। अब यमुई फ्रिंज की दूरी एक्सयम, पट्टी की अनुपस्थिति में केंद्रीय फ्रिंज से यम वी फ्रिंज की दूरी, इसको हम मान लेते हैं यक्स यम डैश। पट्टी के अनुपस्थित में केंद्रीय फ्रिंज से यमुई फ्रिंज की दूरी यक्स डैश। अब पट्टी नहीं होगी तो ये 0 हो जाएगा, ये बचाएगा यम लैम्डा डी, यम लैम्डा डी अपान डी। तो पट्टी के अनुपस्थित में ये दूरी है और पट्टी रखने पर यमुई फ्रिंज की ये दूरी है, तो कितना पट्टी खिसक गई, जो फ्रिंज है वो कितना खिसक गई, तो इसलिए यमुई फ्रिंज का विस्थापन एक्स यम माइनस एक्स एम डैश, एक्स एम डैश ये बराबर आ जाएगा
यम लेमडा डी अपान डी म्यू माइनस 1 टी डी अपान डी माइनस यम लेमडा डी अपान डी यम लेमडा डी अपान डी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसीलिए विस्थापन डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी डी अपान डी। ये यम्यू फ्रिंज का विस्थापन, लेकिन इसमें यम शब्द कहीं नहीं है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा पैटर्न विस्थापित हो जाता है। चूंकि इसमें यम नहीं है, अतः संपूर्ण फ्रिंज पैटर्न विस्थापित हो जाता है। ये धनात्मक है, इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जहाँ पर पहले फ्रिंज थी उससे बाहर हो जाती, आगे चली जाती है। जो फ्रिंज यहाँ पर है और आगे चली जाती है। पट्टी का रखने पर अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई वो है यक्स यम, और इसके पहले जो इसकी दूरी रही होगी वो इतनी रही होगी यक्स यम डैश। इतना ये पूरा का पूरा पैटर्न एक खिसक गया। ये वो फ्रिंज यहाँ थी तो वहाँ चली गई, तो पूरा का पूरा पैटर्न विस्थापित हो जाता है। वो चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, और फ्रिंजों में म्यू माइनस 1 टी डी अपान डी का विस्थापन हो जाता है। यह है यदि किसी भी एक तरंग के रास्ते में हम इसे रख दें। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने की है, अगर हमने इस तरंग के रास्ते में रखा है तो विस्थापन इस दिशा में होगा। अगर इस पट्टी को हम इसके रास्ते में रखेंगे तो विस्थापन नीचे की ओर हो जाएगा। और यहाँ पर जो फ्रिंज पैटर्न का विस्थापन है डेल्टा एक्स, वो बराबर है म्यू माइनस 1 टी डी अपान डी। और इसलिए पट्टी की चौड़ाई, इसलिए पट्टी की चौड़ाई टी इक्वल टू डेल्टा एक्स डी अपान म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यह हमें ज्ञात हो तो पट्टी की चौड़ाई कितनी होगी उसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है इसके पहले कि जो बीटा है वो बराबर होता है लेमडा डी अपान डी। लेमडा डी अपान डी इज इक्वल टू बीटा, और इसलिए बीटा अपान लेमडा इज इक्वल टू डी अपान डी। बीटा अपान लेमडा इज इक्वल टू डी अपान डी, और इसलिए यहाँ कर रख दें तो डेल्टा एक्स का मान हमको इस रूप में भी आ जाएगा। म्यू माइनस 1 टी और डी अपान डी की जगह हमने रख दिया
बीटा अपान लैम्डा। तो इस रूप में भी जो विस्थापन है, जो फ्रिंजेस बन रही हैं, फ्रिंज पैटर्न का विस्थापन ऊपर या नीचे खिसकना, इस रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया कि जो यंग का प्रयोग है उसमें अगर किसी भी पट्टी के सामने कोई भी माध्यम, किसी भी तरंग के सामने किसी भी माध्यम की पट्टी अगर आ जाए तो उसके कारण विस्थापन कितना हो जाएगा। अब आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, व्यतिकरण में दो तरंगें हैं, उनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया है, उन तरंगों के आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। A1 अपान A2 का स्क्वायर इक्वल टू I1 अपान I2। आयामों के वर्गों का अनुपात तीव्रताओं के अनुपात के बराबर रहता है, और इसलिए ये बराबर हुआ 25 × 16। इसलिए A1 अपान A2 इसको 5 अपान 4। इसलिए A1 अनुपात A2 5 4। तो एक चीज तो हमें ये ज्ञात करनी थी। आगे निकालना है व्यतिकरण से प्राप्त महत्तम एवं न्यूनतम आयाम। व्यतिकरण से प्राप्त महत्तम आयाम। महत्तम आयाम इक्वल टू A1 प्लस A2। महत्तम आयाम बराबर A1 प्लस A2, और न्यूनतम आयाम A1 A2 उनके अंतर के बराबर होगा, और इसलिए तीव्रताओं का अनुपात, और इसलिए तीव्रताओं का अनुपात I1 अपान I2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपान A1 A2 का स्क्वायर। हम यहां जानते हैं A1 इक्वल टू 5/4 A2, या I1 अपान I2 बराबर A1 बराबर 5/4 A2। समीकरण 1 से मान रख दिया, यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 5 4 9
9/4 9/4 A2 यहाँ आएगा 5 में 4 गए 1 A2/4 A2/4 इसका स्क्वायर, एक कट गया, दिस इज इक्वल टू 81/1 और ये तीव्रताओं का अनुपात हो गया। तो I1 अनुपात I2 इज इक्वल टू 81/1। यह अनुपात आया इनकी तीव्रताओं का। पूछा है व्युत्क्रमण से प्राप्त मात्रा में न्यूनतम आयामों का भी अनुपात, आयामों का अनुपात, यहाँ आयामों का अनुपात तो आ जाएगा A1/A2 A1 प्लस A2/A1 माइनस A2, ये हुआ 5/4 A2 प्लस A2 5/4 A2 माइनस A2, इसलिए A1/A2 ये आ जाएगा 9/1 A1/A2, यानी अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात आया 9:1 और इनके तीव्रताओं का अनुपात आया, तीव्रताओं का अनुपात 81:1 इनकी तीव्रताओं का अनुपात है और उनके आयामों का अनुपात है व्यतिकरण के बाद, और व्यतिकरण के पहले इनके आयामों का अनुपात ये आएगा। जब उनकी तीव्रताएं अलग अलग दी हुई हैं तो उनके अलग अलग आयामों के अनुपात होंगे। ठीक है, यंग का प्रयोग है। उस यंग के प्रयोग में 6000 अंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य का प्रयोग किया जा रहा है। हमको ज्ञात है लैम्डा इक्वल टू 6000 अंगस्ट्रॉम, 6000 मीटर। डी का मान दिया है, पर्दे की दूरी 2 मीटर, और बीटा का मान दिया है, फ्रिंज की चौड़ाई दी है 0.6 मिलीमीटर, 0.6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर मीटर। ज्ञात करना है स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है। पहला क्वेश्चन, स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, डी ज्ञात करनी है। चूंकि बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D और इसलिए D इक्वल टू लैम्डा D/बीटा।
लेमडा का मान दिया है 6000, डी का मान दिया है 2 और बीटा का मान दिया है 0.6 10⁻³ इसलिए डी बराबर 10⁻³ से कटा, 10⁻7 हुआ और 1 2 3 और कटा, 7 और कट गए, तो 3 3 6, तो 4 बच गए, 3 और 3, तो ऊपर बचा 10⁻⁴ इधर आया 6 और इधर आया 2, नीचे आया 0.6। अब इस 0.6 से हमने इसको काट दिया, इसका 10 टाइम्स है, इसलिए D = 2 मिलीमीटर। D = 2 मिलीमीटर। तो ये तो हो गया कि स्लिटों के बीच की दूरी कितनी होगी। स्लिटों के बीच की दूरी कहते हैं ये पूरा का पूरा पैटर्न जो यंग्स का एक्सपेरिमेंट है उसको हम एक द्रव्य के अंदर डाल दिया जिसका पूर्णांक 1.5 है, तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। वायु में फ्रिंज β1 = लैम्डा d/d और द्रव में फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पर D वही रहेगा, द्रव के अंदर डालेंगे तो भी दूरी वही है, पर्दे के बीच की दूरी और स्लिटों के बीच की दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ बदलने वाली है तो वो तरंग लंबाई है, और इसलिए β1 अपान β2, या इसको भाग दे देते हैं, β2 अपान β1, d/d से कट जाएगा, ये आ जाएगा λ2 अपान λ1। λ2 बराबर हो जाएगा λ1 अपान 1.5, यानी λ1 अपान अपर्तनांक म्यू। तो ये आ गया, λ1 से λ1 कट गया, आया 1 अपान म्यू, यानी = 1 अपान 1.5।
और इसीलिए B2 इक्वल टू बीटा 1 अपान 1.5, बीटा 1 अपान 1.5। इसका मान दिया है बीटा 1 का। बीटा 1 इज गिवन 0.6 मिलीमीटर अपान 1.5, भाग दीजिए इसको। पॉइंट 4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर। इसलिए माध्यम में फ्रिंज की चौड़ाई ये न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। तो जो हमारा यंग का प्रयोग है, ये तो कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स हैं जो आते रहते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चंस इसी स्तर के आते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में गणनाएं बहुत बड़ी नहीं हैं, गणनाएं छोटी छोटी हैं। एक बात इसमें ध्यान देने की है कि जो चौड़ाई आती है फ्रिंज की, उसमें लेमडा डी अपान डी, ये जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ लेमडा डी अपान डी प्राय आता रहता है। तो लेमडा डी अपान डी का अगर गुणा भाग करना हम एक बार अभ्यास कर लें तो बड़ी बड़ी गणनाओं में ये हम बड़ी आसानी इसको गुणा भाग करके निकाल लेंगे। तो एक तो ये चीज़ याद रखने की बात है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। कितने भी तरह के होंगे लेकिन छोटे छोटे हैं। तो बाकी के और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे। तो आज तो बस इतना ही।